हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQIAS हिंदी। हम लोग इस चैनल पे जीएस सेकंड पेपर मुख्य परीक्षा के लिए लगातार हम लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं। मेंस आंसर राइटिंग आप देख रहे हैं जीएस सेकंड पेपर के लिए मेरे साथ। और आज की जो ये क्लास है ये जीएस मेंस सेकंड पेपर की आखिरी क्लास होगी, क्योंकि हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लगभग 7 सवाल कर चुके हैं हम लोग, और आज 8 सवालों को और करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने मेरे साथ भारतीय राज्य व्यवस्था से सारे सवाल किए, गवर्नेंस से, राइट इशूज से, सोशल जस्टिस से, और फिर अब आईआर पे आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए आईआर की जो बची हुई कक्षाएं हैं, बचे हुए जो सवाल हैं, उनको हम लोग पूरा करते हैं। एक बार आप देख सकते हैं कि भारत चीन संबंधों में हाल के तनाव, जैसे गलवान संघर्ष की बात कर रहे हैं, का विश्लेषण करिए। सीमा विवाद समाधान में कूटनीति और रक्षा नीति की भूमिका पर भी प्रकाश डालिए। ये जीएस में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित आपका जो है वो सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित। अब इसको कैसे लिखना है, चूंकि 150 शब्दों का फॉर्मेट हम लोगों ने लिया है और इसमें मल्टीपल चीजें आप स्विच कर पाएं, तो उसका प्रयास किया गया है। शब्द जोड़ेंगे तो हो सकता है वो 200 भी हो जाए, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में लिखना है, और मेन कंटेंट जो कीवर्ड्स हैं कि क्या उपयोग में लाना है वो आपको देखना है। परिचय की बात कर लें तो भारत चीन संबंधों में गलवान जैसे तनावों ने सीमा विवाद को उजागर किया है, और कूटनीति और रक्षा रणनीति इन विवादों के समाधान और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य भाग पे आते हैं। भारत चीन संबंधों में 2020 में गलवान संघर्ष ने LAC पर तनाव को बढ़ा दिया था, जो दोनों देशों के बीच अविश्वास को दर्शाता है। यह तनाव चीन के आक्रामक सैन्य तैनाती और भारत की बुनियादी ढांचे विकास की प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ था। अगर इस संबंध में हम कूटनीतिक वार्ताओं की बात करें तो WMCC और विदेश मंत्रियों की बैठक ने तनाव को कम करने की मदद की, लेकिन इस पे समाधान नहीं हो पाया। कोई खास समाधान नहीं निकला। भारत ने रक्षा रणनीति को मजबूत किया, जिसमें LAC पर सैन्य तैनाती की, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम की खरीद भी हमने शामिल किया, जो चीन के भविष्य के खतरे को रोकने में सक्षम हो, और जो चीन को भी ये समझाए कि भारत भी उनके रक्षा प्रणाली के मामले में मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। इस भाव को भी अपने कूटनीतिक और रक्षा रणनीति में शामिल करना बहुत जरूरी है। वैसे ही आर्थिक मोर्चे पे बात करें तो भारत ने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए, निवेश पर नियंत्रण जैसे कदम भी भारत ने उठाए हैं। हालांकि चीन के साथ भारत की जो व्यापार निर्भरता है वो विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल में है, जो हमारे इस रणनीतिक विकल्पों को थोड़ा सीमित करती है। दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता, जैसे हिंद प्रशांत में ये जो है ये समाधान को और जटिल बना देती है। भारत को क्वाड और आसियान जैसे मंचों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की आवश्यकता है। गलवान तनाव ने भारत और चीन संबंधों में जटिलता बनाया है, लेकिन कूटनीति और रक्षा रणनीति संतुलन से हम स्थिरता और समाधान को संभव बना सकते हैं। ये चीन के संबंध में हमें बताना है, अगर इस तरीके की कोई रणनीतिक कार्यवाही की बात आती है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल पे आते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में भारत की स्थिति का मूल्यांकन करें। पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की चुनौतियों और योगदान क्या है, उन्हें स्पष्ट कीजिए। भारत की चुनौतियां और योगदान क्या है, उन्हें स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन वार्ता है उसमें भारत की स्थिति हमेशा से सहयोगी और इन वार्ताओं में एक मजबूत स्टैंड लेने वाला रहा है। इसी तरीके से अगर पेरिस समझौते की बात करें तो उसका संपूर्ण लक्ष्य ही भारत के द्वारा दुनिया को दिया गया है, और भारत ने भी अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है। जैसे परिचय में हम भारत वैश्विक जलवायु वार्ताओं के विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की वकालत हमेशा से करता रहा है। पेरिस समझौते के लक्ष्य भारत के लिए अवसर और चुनौती दोनों प्रस्तुत करेंगे। जैसे भारत ने जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में साझा लेकिन भिन्न जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर हमेशा जोर दिया।
मतलब कि हम सब साथ हैं, पूरा विश्व साथ है, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं वो जिन्होंने ज्यादा नुकसान किया, अर्थात विकसित देशों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, विकासशील देशों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी जाए। जिसने विकसित देशों से अधिक वित्त और प्रौद्योगिकी सहायता की मांग की, ये हमारा जो है मत रहा है हमेशा से। पेरिस समझौते के तहत भारत ने 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन में कमी करने का लक्ष्य रखा, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA और राष्ट्रीय सौर मिशन जैसे कदमों के साथ समर्थन मिला है, या इस माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत का नेट जीरो 2070 का लक्ष्य है, इसकी दीर्घकालीन प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हम कार्बन उत्सर्जन को जीरो तक लेके जाएंगे 2070 तक। हालांकि हमारा जो कोयला आधारित ऊर्जा पर निर्भरता है और अपर्याप्त जलवायु वित्त इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी बाधक है, एक बड़े बाधक के रूप में हमें सामने दिखाई पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच और औद्योगिक उत्सर्जन को कम करना भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है। भारत में कॉप शिखर सम्मेलनों में वैश्विक दक्षिण के हितों को उठाया, लेकिन विकसित देशों ने अपेक्षित सहायता की कमी प्रगति को सीमित करती है। भारत को नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी में निवेश और भी बढ़ाने की आवश्यकता होगी, तभी जाके जो उपरोक्त प्रश्न है उसके सापेक्ष हम अपने को स्थापित कर पाएंगे। भारत की जलवायु प्रतिबद्धता महत्वाकांक्षी है, लेकिन वित्त, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संक्रमण तेजी से कर पेरिस लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इन चीजों को हमें थोड़ा मजबूत करने की जरूरत है, इनमें और सुधार लाने की जरूरत है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, लेकिन अगले सवाल पे चलने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी जो आप तक पहुंचनी चाहिए वो आपको मैं दे दूं। UPSC IAS हिंदी माध्यम का GS फाउंडेशन P2I बैच, जिसे आप प्रतिज्ञा बैच के रूप में जानते हैं, ये मॉर्निंग बैच है, 2026 के लिए है। और ध्यान रखिए AP लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ इस बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। 28,999 की फीस होगी। आप देखना चाहते हैं कि ये बैच शुरू कब हो रहा है? हाँ जी, ये बैच बहुत जल्द शुरू हो रहा है और इसकी डेट 23 जून है। 23 जून को सुबह 8 से 11 बजे के बीच में ये कक्षाएं होती हैं। तो प्रतिज्ञा बैच की कुछ फीचर्स हैं जो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। आप स्टडी IQ के ऐप पे जाइए, आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पर इस बैच को देखिए। बैच के नीचे डाउनलोड PDF होता है, जैसे ही आप डाउनलोड PDF पे जाएंगे तो बैच से संबंधित सारे फीचर्स, आपके पढ़ाई का सारा जो टाइम टेबल है, सारे सब्जेक्ट, उनकी फैकल्टी, A to Z जो कुछ भी जानकारी आप बैच के लिए जाना चाहते हैं वो सब उस PDF में लिखा हुआ है। वो PDF आपके लिए पूरे 1 साल का जो आपका 2026 को क्रैक करने का जो प्लान है, वो सारा प्लान उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। और जैसा जैसा उस पर लिखा हुआ है, ठीक उसी तरीके से, उसी रणनीति से स्टडी IQ आगे बढ़ता है। इस बैच के फीचर्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे पास PRP प्रोग्राम है, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, MRP मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। कहने को आप ऑफलाइन एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन इस ऑनलाइन एडमिशन के लेने के बाद जैसे ही आपके सिलेबस को हम कंप्लीट करा लेंगे और आप रेगुलर अगर टेस्ट में शामिल होते हैं तो आपको ऑफलाइन में दिल्ली में बुला के आपकी तैयारी जो है वो कराई जाएगी, जिसमें रहने खाने का खर्चा आपका नहीं है। और अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, कंप्लीट फीस आपको रिफंड होती है और ऑफलाइन मॉडल में मेंस की पूरी तैयारी आपकी दिल्ली में होती है। तो ऐसे जो फीचर्स हैं जो आपके सिलेक्शन के साथ कमिटेड हैं, वो आपको इस बैच के साथ मिलता है। समय दूर नहीं है, 23 जून, मतलब आप एक दिन के अंतराल पे इस एडमिशन को छोड़ सकते हैं, ये छूट सकता है आपसे। तो फटाफट डिसीजन लीजिए, क्योंकि UPSC में जाने वाले लोगों का जो सारा दारोमदार है वो उनके निर्णय पे केंद्रित होता है। तो फटाफट निर्णय लीजिए और इस बैच के साथ जुड़िए और अपने UPSC 2026 की तैयारी को मूर्त रूप देने का प्रयास करिए। अगले सवाल पे आते हैं। भारत की पड़ोस प्रथम नीति, जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है हमारी, पड़ोसी पहले, की सफलताओं और सीमाओं की चर्चा कीजिए। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में क्या चुनौतियां हैं? सवाल 2 भागों में टूटा है। पहला कि हमने जो नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी अपनाई है उसका हमें क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसकी क्या सफलताएं हैं और क्या लिमिटेशंस हैं, और दक्षिण एशिया में जो क्षेत्रीय सहयोग है उसमें चुनौतियां क्या हैं। तो जैसे चुनौतियां पूछा गया तो ऐसे आप विविधता को चुनौती देख सकते हैं।
सीमागत समस्याओं को चुनौती दे सकते हैं, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा को चुनौती के रूप में देख सकते हैं। मतलब 4-5 कीवर्ड्स हैं, लिख देंगे आपका काम चल जाएगा। चल, पड़ोस प्रथम नीति भारत की क्षेत्रीय कूटनीति का आधार है, जो दक्षिण एशिया में सहयोग को बढ़ावा देती है, लेकिन क्षेत्रीय चुनौतियां इसकी प्रभावशीलता को लिमिटेड करती हैं, कम करती हैं। मुख्य बात पे आते हैं। भारत की पड़ोस प्रथम नीति क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता देती है, लेकिन इसके तहत आप देखेंगे तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे देशों के साथ व्यापार और बुनियादी परियोजनाएं जो हैं ये शुरू की गई हैं। ये हमारे पड़ोस प्रथम की नीति का हिस्सा है। भारत ने कोविड-19 के दौरान भी वैक्सीन कूटनीति को अपनाया और विशेषकर हमने मालदीव, श्रीलंका जैसे देशों को बड़े मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराया। ऐसे ही बिम्स्टेक जैसे मंचों की बात करें, सार्क की निष्क्रियता के बावजूद क्षेत्रीय सहयोग बढ़ रहा है। हालांकि पाकिस्तान के साथ तनाव और उसकी आतंकवाद प्रायोजित नीतियां क्षेत्रीय एकीकरण को बाधित करती है। हमारी जो पड़ोसी प्रथम की नीति है उसमें कुछ इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो हमें लिमिटेड करती हैं, सीमित करती हैं। इसी तरीके से अगर हम चीन की बात करें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसका, वो क्षेत्रीय देशों में उसका जो बढ़ता निवेश है ये भारत के इस नीति को प्रभावित कर रहा है, पड़ोस प्रथम की नीति को प्रभावित कर रहा है। श्रीलंका जैसे देश जो आर्थिक संकट में है, भारत की सीमित वित्तीय सहायता से क्षमता ने नीति प्रभावशीलता को कम किया है। भारत की जो नीति प्रभावशीलता था वो यहाँ भी कम हुआ है, क्योंकि भारत उस स्थिति में मदद नहीं कर सकता जिस स्थिति में चीन मदद कर रहा, और चीन अपने ऋण जाल में उलझा के हमारे इस नीति को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। क्षेत्रीय देशों में आंतरिक अस्थिरता एक बड़ी समस्या है। जैसे आप म्यांमार में देख सकते हैं सत्ता पलट, सैनिक सरकार, बांग्लादेश में देख सकते हैं, नेपाल में स्थित सरकार का भाव दे सकते हैं। ये भी इस तरीके की नीति को जटिल बनाता है। भारत को सॉफ्ट पावर और आर्थिक सहायता के माध्यम से विश्वास निर्माण पर ध्यान देना होगा। पड़ोस प्रथम की नीति क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है, लेकिन पाकिस्तान, चीन जैसे गठजोड़ के कारण और चीन का हमारे पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप बढ़ने के कारण इसकी थोड़ी लिमिटेशंस है। इसे और प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। इस तरीके से बैलेंस उत्तर आपको देना है, बैलेंस उत्तर आपको बताना है। अगले सवाल पे चलते हैं। आपका समय बिल्कुल भी खराब ना हो, ये प्रयास हमेशा रहता है। मध्य पूर्व में भारत और की कूटनीति और आर्थिक हितों का विश्लेषण कीजिए। मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं। मध्य पूर्व में भारत की कूटनीति और आर्थिक हितों का विश्लेषण कीजिए। इजराइल ईरान तनाव और क्षेत्रीय अस्थिरता भारत के लिए क्या चुनौती प्रस्तुत करेगी? हम लोग इस सवाल पे बात कर रहे हैं, और आज के समय पे, आज जिस दिन हम लोग इस क्लास में हैं, अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है और 3 न्यूक्लियर जो उनके प्लांट हैं, जो न्यूक्लियर क्षेत्र हैं जहाँ पे वो अपना विकास कार्य करते हैं, उस पे, है ना, B2 बॉम्बिंग जो व्यवस्था है अमेरिका का, उसके द्वारा जो है हमला किया गया है। और ऐसा भी बताया गया है कि ये तीनों ही क्षेत्र पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का आप ट्वीट भी देख सकते हैं, जहां धमकी भी दी गई है कि ये अमेरिका की तरफ से जो किया गया कार्य है ये एक तरीके से ईरान को चेतावनी है कि वो यहीं पर थम जाए, यहीं पर रुक जाए। अगर ईरान इस बात को मान लेता है तो आज से शांति स्थापित हो जाएगी, और अगर ईरान इसके एवज में, इसके रिटेलिएशन में अगर कुछ भी करता है तो ये युद्ध माना जाएगा और ये युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी। तो पता है, थप्पड़ मार के धमकी देना ये एक अलग ही तरीके का जो है वो ट्रेंड है, और अमेरिका अभी इसका इस्तेमाल अभी ईरान पे इस हमले के साथ अपने ट्वीट के साथ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। हालांकि इसकी आलोचना भी अमेरिका में हो रही है और कुछ लोग इसकी तारीफ में भी हैं। विशेषकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका का बड़ा धन्यवाद किया है, और उन्होंने कहा था कि अमेरिका सदा हमारे लिए ऐसा करता है, और जब जब हमारे साथ कुछ होगा तो अमेरिका साथ रहेगा। हैट्स ऑफ किया है अमेरिका के इस कार्यवाही को इजराइल ने। बात हो रही है कि जो भारत का हित है मिडिल ईस्ट में, उसमें इजराइल ईरान तनाव से जो क्षेत्रीय अस्थिरता उत्पन्न होगी उसमें भारत के लिए क्या चुनौती? तो भाई, भारत के संबंध जो हैं वो इजराइल से विगत वर्षों में बहुत मजबूत हुए हैं, और भारत ने बहुत सारी रक्षा प्रौद्योगिकी इजराइल से खरीदना शुरू किया है, और बड़ी विश्वसनीय तकनीक मानी जाती है इजराइल की।
क्योंकि इजराइल एक ऐसे स्थान पे बैठा हुआ है जहाँ पर चारों तरफ उसके दुश्मन है और फिर भी वो मजबूती से बैठा है। तो भारत भी अपनी स्थिति कुछ ऐसा बनाना चाहता है, इसलिए हमारे संबंध बड़े मजबूत हुए। वहीं ईरान से भी हमारे संबंध बड़े ऐतिहासिक हैं। ईरान में हम बंदरगाह पे निवेश कर रहे हैं, ईरान के माध्यम से हम पूरे मध्य पूर्व तक अपनी पहुंच स्थापित करते हैं। और ईरान हमारा प्राचीन साथी रहा है, पुराना साथी रहा है। और विशेषकर अगर तेल की बात करें तो भारत के तेल आयात का एक बड़ा हिस्सा ईरान पर निर्भर रहता था। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए दोनों ही देश महत्वपूर्ण है और इन दोनों के मध्य जो बढ़ता तनाव है ये पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने की स्थिति में है। और ऐसे में भारत का जो हित है वो क्या प्रभावित होगा वो यहाँ देख सकते हैं। मध्य पूर्व में भारत की कूटनीति ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों पर केंद्रित है। इजराइल ईरान तनाव क्षेत्रीय अस्थिरता भारत की संतुलन नीति को चुनौती दे सकते हैं। मुख्य भाग में आते हैं। मध्य पूर्व भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, जहां से वो अपने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा आयात करता है। अब ये मध्य पूर्व की बात करें तो सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे देशों के साथ भारत के मजबूत व्यापारिक और निवेश के संबंध हैं। अगर मध्य पूर्व अस्थिर होता है तो भारत में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, जैसे ऊर्जा समस्या के साथ साथ व्यापार समस्या, रक्षा समस्या, सभी पर इफेक्ट आने वाला है। वहीं पर अगर हम भारत के साथ, इजराइल के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि ईरान के साथ हमारे पास चाबहार बंदरगाह परियोजना हमारी रणनीतिक पहुंच प्रदान करता है, वो है। अगर इजराइल ईरान तनाव और क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ती है, जैसे यमन सीरिया में संघर्ष है, भारत की ऊर्जा आपूर्ति और प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा को प्रभावित करता है। भारत का एक बड़ा हिस्सा जो श्रमिक के रूप में वो मध्य पूर्व में काम करता है। और जब भी इस तरीके के कोई हमले हो रहे हैं तो हमारे अपने श्रमिकों की सुरक्षा, हमारे अपने प्रवासियों की सुरक्षा भी कहीं ना कहीं खतरे में आ रही है। उसके लिए भी भारत को लगातार उनको इवैक्यूएट करने का, उनको एग्जेट करने का जो है अभियान चलाना पड़ रहा है। अभी थोड़ी समय पहले आपने अभियान सिंधु देखा। भारत ने तटस्थ रुख अपनाकर सभी पक्षों के साथ संबंध बनाए रखे हैं, लेकिन यह संतुलन थोड़ा जटिल है। इस क्षेत्र में अमेरिका और रूस जैसे बाहरी शक्तियों की उपस्थिति भारत की कूटनीति को प्रभावित करती है। भारत को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मध्यस्थता और आर्थिक साझेदारी को और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा क्षेत्रीय अस्थिरता से तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव भारत की अर्थव्यवस्था पे दबाव डालेगा। हालांकि आप कह सकते हैं कि अभी हाल ही में भारत ने अपने ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रेडिट लाइन पे बड़े संख्या में गैस और तेल रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान खरीदा है, जो भारत को थोड़ा स्थिर बनाएगा, भारत के इस आर्थिक हितों और तेल के आयात को थोड़ा स्थिर बनाएगा। मध्य पूर्व में भारत की कूटनीतिक आर्थिक हितों को सशक्त करती है, लेकिन क्षेत्रीय तनावों के बीच संतुलन और स्थिरता पर ध्यान देना अति आवश्यक है। और ध्यान रखिए, यूपीएससी में इस बार मध्य पूर्व से सवाल मुख्य परीक्षा में होंगे, तो मध्य पूर्व से सवालों को किस तरीके से लिखना है उस पर थोड़ा आपको जोर देना होगा। और अभी जो ईरान में अमेरिका ने किया, इसके कारण ईरान क्या क्या कर सकता है। एक तो ईरान के पास न्यूक्लियर इजाद करने का, बनाने का टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, इंजीनियरिंग है, तो हो सकता है कि दोगुनी ताकत से वो इसे फिर से चालू करे। कुछ लोगों का मानना है कि इस हमले के बाद अमेरिका अपने न्यूक्लियर के मामले में बहुत पीछे जा चुका है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी हैं, उनके जो इंस्पेक्टर हैं वो भी वहां मौजूद हैं, उनको ये कोऑपरेट करता है कि नहीं करता है। और एनपीटी का सदस्य है ईरान। इस हमले के बाद क्या ईरान एनपीटी से अपने को बाहर कर लेगा? तो इस तरीके की भी जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो सवाल है ये एनपीटी और आईएईए से संबंधित है ना। ये दोनों ही संस्थाएं, ये दोनों ही बातें, एक संधि है और एक एजेंसी है, इन दोनों की बात ईरान से भी जुड़ेगी। वैश्विक परमाणु अप्रसार संधि, जिसको एनपीटी और आईएईए में भारत की स्थिति का मूल्यांकन करिए। परमाणु ऊर्जा और रक्षा नीतियों में भारत की रणनीति क्या है? तो भारत वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था में अद्वितीय स्थिति रखता है। मतलब हम एनपीटी पे साइन नहीं करते हैं, और जो एनपीटी पे साइन नहीं करता है उनको एनएसजी ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता, और ना ही एनएसजी ग्रुप के माध्यम से उन्हें कोई भी यूरेनियम का निर्यात कर सकता है, कोई यूरेनियम नहीं देगा। लेकिन भारत
अमेरिका के साथ जो 123 की संधि है उसके कारण एनपीटी के मामले में एक अद्वितीय स्थिति प्राप्त करता है, जो एनपीटी से बाहर रहते हुए भी आईएईए के साथ सहयोग करती है, अर्थात ये जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसके साथ सहयोग करती है। परमाणु रक्षा नीति और ऊर्जा पर केंद्रित है भारत का। भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया क्योंकि इसे भारत भेदभावपूर्ण मानता है, लेकिन आईएईए के साथ समझौते और एनएसजी से छूट के माध्यम से परमाणु व्यापार में भारत शामिल है। परमाणु व्यापार में भारत शामिल है। इसके लिए जिम्मेदारी क्या है? 2008 का जो भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु समझौता है ये जिम्मेदार है। इसने वैश्विक परमाणु समुदाय को एकजुट किया है और भारत की परमाणु नीति रक्षा में विश्वसनीय, न्यूनतम निवारण और ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित है। भारत का जो परमाणु ऊर्जा है वो भारत को नेट जीरो के लक्ष्य का हिस्सा है, जिसमें थोरियम आधारित रिएक्टरों का भी अनुसंधान शामिल किया गया है। हालांकि अगर हम एनएसजी की बात करें तो एनएसजी की सदस्यता के लिए चीन का विरोध है। कई सारे देश भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल करने की बात करते हैं, चीन इसका विरोध करता है, जो क्षेत्रीय तनाव का कारण है। पाकिस्तान के साथ भारत की स्थिति को और भी ये जटिल बना देता है। भारत की परमाणु हथियार नीति नो फर्स्ट यूज पर आधारित है। हालांकि अभी जब हम लोगों ने स्ट्राइक किया पाकिस्तान पे तो इस दौरान हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें इस पे विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हम बार बार पाकिस्तान की वो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं झेल सकते। हमारी ये नीति पाकिस्तान को उकसाती है क्योंकि वो फर्स्ट यूज की बात करता है, तो हमें इस पर एक बार विचार करने की जरूरत है कि हमें नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पे टिके रहना है, बने रहना है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है मेंस में कि भारत की परमाणु संबंध में जो नो फर्स्ट यूज की नीति है ये कितना भारत के पक्ष में और कितना भारत को लिमिटेड करता है, इसको बताइए तो आप बता सकते हैं। रणनीतिक स्थिति को बढ़ावा देती है। भारत प्रौद्योगिकी की लागत और सुरक्षा चिंताएं ऊर्जा के क्षेत्र में चुनौती हैं। भारत को परमाणु अप्रसार के लिए वैश्विक समर्थन जुटाने और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ाने की थोड़ी जरूरत है। निष्कर्ष में देखेंगे तो भारत परमाणु नीति रक्षा और ऊर्जा में संतुलन बनाती है, लेकिन एनएसजी सदस्यता और प्रौद्योगिकी विकास से इसे और मजबूत किया जा सकता है और मजबूत किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भारत यूरोप रणनीतिक साझेदारी के विकास और समकालीन महत्व पर चर्चा करिए। व्यापार, प्रौद्योगिकी और जलवायु सहयोग में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। परिचय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले परिचय की बात करते हैं, थोड़ा छोटा कर दें। भारत यूरोप रणनीतिक साझेदारी व्यापार, प्रौद्योगिकी, जलवायु सहयोग पर केंद्रित है और ये साझेदारी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत की भूमिका को मजबूत करती है। मुख्य भाग पे आते हैं तो भारत और ईयू की बात हो रही है के बीच रणनीतिक साझेदारी हाल के वर्षों में गहरी हुई है, जिसमें विशेषकर एफटीए की वार्ता शामिल रही है। हालांकि हम इस पे फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो मुक्त व्यापार समझौता है इनकी वार्ताएं इसमें शामिल है। ईयू भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो वस्त्र, फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत को सहयोग करता है। लाइन चेंज करेंगे। प्रौद्योगिकी में भारत और ईयू कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5G, हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं और जलवायु सहयोग में ईयू भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को समर्थन देता है। हालांकि व्यापार वार्ताओं में गैर टैरिफ बाधाएं और डेटा गोपनीयता जैसे मुद्दे आज भी भारत ईयू संबंधों को धीमा करते हैं, इनकी प्रगति को थोड़ा लिमिटेड करते हैं। यूरोप में भारत के प्रवासियों और श्रम मानकों पर मतभेद भी चुनौती है। रूस यूक्रेन संकट में भारत की तटस्थता को लेकर यूरोप के साथ कुछ तनाव भी पैदा हुए हैं। भारत को ईयू के साथ रणनीतिक साझेदारी को थोड़े और गहरे करने की और सॉफ्ट पावर और कूटनीतिक सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। निष्कर्ष में भारत यूरोप साझेदारी वैश्विक सहयोग को सशक्त बनाती है। व्यापार और कूटनीतिक संतुलन को संबोधित कर इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है। ये आपको उत्तर लिखना है, तो कुछ खास नहीं सोचना है और जीएस का उत्तर है। अब ये सारी चीजें जिन लोगों ने पीएसआईआर ऑप्शनल पढ़ा होगा उनके लिए ये बड़ा फायदेमंद होता है। अगर आप पीएसआईआर ऑप्शनल देख रहे हैं तो पीएसआईआर ऑप्शनल में ये सारे टॉपिक बड़े मजबूती से कवर होते हैं।
इवन जीएस में ये टॉपिक कभी कभी स्किप भी हो जाते हैं, क्योंकि जीएस के सिलेबस में साफ साफ इन सारी टॉपिक पे बात नहीं है, लेकिन ऑप्शनल के सिलेबस में ये पूरे हो जाते हैं। इसलिए आप ऑप्शनल से भी जुड़ सकते हैं, इसलिए आप जो है ऑप्शनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप बात करें तो मैं आपको ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी दिखा दूं कि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पीएसआईआर लेना चाहते हैं हिंदी माध्यम में, तो ध्यान रखिए 7 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है हिंदी माध्यम में 2026 और 27 के लिए। तो आप जुड़ सकते हैं इस वैकल्पिक विषय के साथ भी। प्रतिज्ञा बैच है, 14,999 रुपए में मिल जाएगा। लगभग 7 महीने लगेंगे आपको पूरे बैच को, पूरे पीएसआईआर ऑप्शनल को तैयार करने में, लेकिन एक अच्छा नंबर, एक बेहतर नंबर आप ला सकते हैं इस बैच के साथ जुड़ के। तो इसको लिए भी आपको स्टडी आईक्यू के ऐप पे जाना है या स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे जाना है और वहां से जाके बैच परचेज कर सकते हैं। कोड याद रखिएगा एपी लाइव। अगले सवाल पे चलते हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बात हो रही है। भारत में भूमिका और क्षेत्रीय सुरक्षा में इसका योगदान का मूल्यांकन कीजिए। भारत के लिए एससीओ के अवसर और चुनौतियां क्या हैं? तो विशेषकर एससीओ में जो कंट्रोल है वो चीन का है, तो इसलिए थोड़ी लिमिटेशंस हमारी बन जाती है। फिर भी क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। यह मंच भारत के लिए अवसर प्रदान करता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की उपस्थिति भारत के लिए थोड़ी चुनौती भी लाती है, चुनौती भी देती है। मुख्य भाग की बात करते हैं। भारत 2017 से एससीओ का पूर्ण सदस्य है, जो मध्य एशिया में उसकी रणनीतिक पहुंच को बढ़ा देता है। जो ये संघाई सहयोग संगठन है, ये आतंकवाद, उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देता है और इस रूप में भारत की सक्रियता बढ़ती है, क्योंकि भारत के मूल मुद्दों में ये मुद्दे आते हैं। भारत ने संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की वकालत की है, जैसे चाबहार बंदरगाह है या इंस्टेस परियोजना है, इसकी बात करता है। एससीओ भारत को मध्य एशिया देशों के साथ ऊर्जा और व्यापार संबंधों को मजबूत कर देने का अवसर देता है। ये अवसर है कि हम वैश्विक मंचों पर प्रभावी रूप से अपनी बात आगे ले जा पाते हैं। आतंकवाद के खिलाफ हम एक मजबूत जो है वो गठबंधन बना सकते हैं और क्षेत्रीय विकास की बात कर सकते हैं, कनेक्टिविटी की बात कर सकते हैं। लेकिन सीमाएं क्या हैं? हालांकि चीन और पाकिस्तान की उपस्थिति भारत के लिए चुनौती बनती है, क्योंकि दोनों देश क्षेत्रीय मुद्दों पर भारत के हितों का विरोध करते हैं। दूसरा, जो संघाई सहयोग संगठन है, इसमें चीन का प्रभुत्व भारत की रणनीतिक स्वायत्ता को थोड़ा सीमित करती है। इसके अलावा अभी रूस यूक्रेन संकट में भी एससीओ की एकजुटता को प्रभावित किया है, क्योंकि इसमें 2 हिस्सों में जो मत था वो बट गया और भारत को एससीओ के भीतर कूटनीतिक संतुलन, सॉफ्ट पावर को बढ़ाने की आवश्यकता है। निष्कर्ष में क्षेत्रीय सुरक्षा सशक्त होती है, लेकिन चुनौतियां चीन पाकिस्तान के कारण है। इसमें अपने प्रभाव को और मजबूत करने की आवश्यकता है। ये निष्कर्ष में आपको लिखना है। सरल है, सुनते जाइए, धीरे धीरे आपको लगेगा कि सारे उत्तर को लिखने का फॉर्मेट एक जैसा है। हम पक्ष बता रहे हैं, विपक्ष बता रहे हैं, निष्कर्ष दे रहे हैं। मूल बात जो सवाल में है उसको प्रश्न परिचय में बता रहे हैं। तो ये सरल होता जाएगा। वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, जिसको रीसेप के नाम से जानते हैं, ये भारत के निर्णय के प्रभाव क्या है? तो भारत व्यापार में भारत की स्थिति आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय साझेदारी की है और रिखेप से बाहर रहने का निर्णय जो भारत की वो व्यापार नीति को प्रभावित करता है। जैसे भारत ने वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर भारत, जिसको मेक इन इंडिया है, उसके लिए कदम उठाया है। आपूर्ति श्रृंखला में भारत का जो फार्मास्यूटिकल है, जो आईटी सेक्टर है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी किया है। लेकिन रिसेप से बाहर रहने का जो निर्णय भारत ने 2019 में लिया, यह घरेलू उद्योगों, विशेषकर कृषि और एमएसएमई को चीनी आयात से बचाना चाहता था, इसलिए हम इस श्रृंखला के हिस्से नहीं हैं। इस निर्णय ने भारत को नीतिगत लचीला प्रदान किया है, लेकिन आसियान और पूर्वी एशिया के साथ व्यापार एकीकरण थोड़ा हमारा सीमित हुआ है। ऐसे ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, जैसे कोविड-19, यूक्रेन संकट भारत को वैकल्पिक केंद्रों के रूप में उभारा है
हाँ, बुनियादी ढांचा और निर्यात प्रतिस्पर्धा की कमी थोड़ी चुनौती है भारत के लिए। भारत को क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में भागीदारी और बुनियादी निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है। रिसेप से बाहर रहना भारत के हितों की रक्षा है, लेकिन क्षेत्रीय एकीकरण और बुनियादी ढांचा निवेश से व्यापार की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो ये था आईआर से संबंधित सारा का सारा सवाल। हम लोगों ने पूरी बात कर ली और हम लोगों ने ये देख लिया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस तरीके के सवाल आते हैं और उसे कैसे टैकल करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये करंट लग सकता है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो जीएस में आपको पढ़ना होता है वो समसामयिक होता है, अर्थात कंटेम्पररी होता है। ये नहीं है कि जो घटना हुई वो पूछा जाएगा, लेकिन जो 2-4-5 सालों में जो कंटेम्पररी बातें हैं उनसे जोड़कर आपसे सवाल पूछा जाएगा और सवालों का उत्तर आपको इस तरीके से देना है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अब अगली कक्षा में आप लोग हमारे साथ सेकंड नहीं 4th पेपर के लिए जुड़ेंगे और एथिक्स की भी आंसर राइटिंग हम लोग करेंगे। प्रयास मेरा यही रहेगा कि प्रत्येक यूनिट से 3 सवाल और 1 केस स्टडी डेली हो। तो 7 यूनिट है, तो इस हिसाब से हम लोग जो है 7 दिन में अपने एथिक्स के जो पूरे सवाल हैं उन्हें हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हर यूनिट से 3 प्रश्न और 1 केस स्टडी, ये फॉर्मेट होगा 4th पेपर के लिए। तो आप अपने दोस्तों मित्रों तक ये क्लास जरूर शेयर करिए और अपने दोस्तों मित्रों को आमंत्रित करिए कि वो स्टडी IQ के पेड प्रोग्राम से भी जुड़ें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।